नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं नगमा। असम से खबर आई है कि वहां के हाजों में कथित तौर पर आईसिस के प्रति झुकाव रखने वाले आईआईटी गुवाहाटी के एक छात्र पर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। आज छात्र को कोर्ट में पेश किया गया और उसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। ये आरोप है कि आईआईटी गुवाहाटी में चौथे साल के छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया था कि वो आतंकवादी संगठन आईसिस में शामिल होने का इरादा रखता है। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। रत्नदीप, ये जो खबर है कि उसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी सोशल मीडिया के दौरान, इसकी क्या डिटेल्स हैं? उसने सोशल मीडिया पर कहां पोस्ट किया, ये क्या लिखा, अब उसकी जो गिरफ्तारी हुई है या पोस्ट के बाद वो कहां लापता हो गया था, इसकी डिटेल्स क्या हैं? देखिए, कल पहले तो उसकी एक ईमेल उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को भी ईमेल किया था, उन्होंने पुलिस को भी ईमेल किया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन में भी उन्होंने ये एक पत्र उन्होंने जारी किया था, जहाँ पे उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो अब आईसिस में ज्वाइन करना चाहते हैं और इसलिए वो जा रहे हैं। और इसके बाद ये जो छात्र हैं ये मिसिंग थे। ये जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के छात्र हैं आईआईटी गुवाहाटी के, और ये जो छात्र हैं ये कल से मिसिंग थे, उनके फोन बंद था। और इसके बाद पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था और कल शाम को कामरूप जिले के हाजो से, जो कि आईआईटी गुवाहाटी से महज 1 घंटे की दूरी पे है, तो वहां पे उनको ट्रेस किया गया। उनको असम एसटीएफ अपने हेडक्वार्टर लेके आई। कल उनको डिटेन किया गया, पूरी रात उनकी इंट्रोगेशन चली और इसके बीच उनके जो हॉस्टल के रूम में जब पुलिस ने सर्च किया तो पुलिस का ये दावा है कि एक ब्लैक फ्लैग मिला, जो कि आईसिस के फ्लैग के से मिलता जुलता है, और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, स्क्रिप्चर्स मिले। इसकी छानबीन चल रही है और इसके तहत अब सुबह उनको अरेस्ट घोषित किया गया और उनको कोर्ट में पेश की गई है। कोर्ट ने उनका 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि उनके विरुद्ध यूएपीए का सेक्शन लगाया गया है और पुलिस का ये दावा है कि पुलिस ये छानबीन करना चाहती है कि ये जो छात्र है, क्या ये छात्र बाकी कुछ उसके ही उम्र के छात्रों के साथ लिंक में था, संपर्क में था, किसके साथ संपर्क में था, कौन उसको मोटिवेट कर रहा था, या फिर वो किसी को मोटिवेट कर रहा था कि नहीं कि आईसिस जुड़ने के लिए। क्योंकि पिछले हफ्ते ही, इसी हफ्ते में हमने देखा है कि आईसिस का जो भारत का मुखिया है हारिश फारूकी, जो कि बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा था, वो इलीगली जब बांग्लादेश से भारत प्रवेश कर रहा था तब असम एसटीएफ ने हारिश फारूकी को उनके ही एक सहयोगी के साथ असम में पकड़ा था, धुबरी जिले में, और एनआईए ने उनकी अब हिरासत ले ली है। और अब ये जो लड़का है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा कि जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में वो बहुत ही चुपचाप रहता था, अपने में ही रहता था, ज्यादा दोस्त उसके नहीं थे। तो क्या ये लड़का और किसी संगठन के साथ या फिर और भी कुछ उसके ही उम्र के लड़कियों के साथ जुड़ा है कि नहीं, इसकी छानबीन होनी बहुत जरूरी है। इसलिए पुलिस कस्टडी की जरूरी है और इसलिए आज पुलिस कस्टडी दिया गया। जी जी बिल्कुल। इसके साथ जो लोग हैं, इसकी उम्र के लड़के हैं, उनकी भी छानबीन होगी। यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। ये जो आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट है, उसने ईमेल भेजा था कि वो आईसिस ज्वाइन करना चाहता है। ये अजीब सी बात है कि इस तरह से ईमेल भेजकर उसने अपनी इच्छा व्यक्त की और अब उसके ऊपर यूएपीए का केस जो है वो दर्ज कर दिया गया है। ये आईआईटी गुवाहाटी में चौथे साल 4th ईयर का छात्र है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसने ये दावा किया था। आगे दूसरी खबर पे बढ़ते हैं। वाराणसी की खबर है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा का जो मामला है, उसमें मुस्लिम पक्ष की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ये सुनवाई करेगी। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो बेंच सुनवाई करेगी जिस मामले की, ज्ञानवापी परिसर में जो व्यास जी के तहखाने में पूजा का मामला है, उसमें क्या है, याचिका क्या है जिस पर यह सुनवाई 1 अप्रैल को हो रही है? पूजा की अनुमति वहां पर दी जाए रोजाना, उसकी क्या डिटेल्स याचिका की हैं?
जी देखिए, 31 जनवरी को वाराणसी की ट्रायल कोर्ट ने, निचली अदालत ने व्यास जी तहखानों को फिर से खोलने के आदेश दिए थे और पूजा का अधिकार व्यास जी परिवार को दे दिया था। उनकी ये दलील थी कि वो पहले रोजाना पूजा करते थे, लेकिन बाबरी मस्जिद का जो व्यास जी ढांचा था उसके गिराने के बाद वहां पर यूपी सरकार ने उसे बंद करा दिया था कि यहाँ पर तनाव रहेगा। तो ऐसे में उसी रात को व्यास जी परिवार ने वहां पूजा शुरू कर दी और पूजा अब चल रही है। इस मामले को लेकर पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट वो जाए, हाई कोर्ट में अपनी मांग रखे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष की याचिका को ठुकरा दिया और जो रोजाना वहां पर पूजा शुरू हो गई है व्यास जी के तहखाने में, उसकी इजाजत को बरकरार रखा और किसी भी तरह का इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया। तो ये इसके बाद मुस्लिम पक्ष जो है इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उसका ये कहना है कि जिस तरीके से पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें रोक लगाता है कि जिस तरीके से वहां पर हिंदू पक्ष जो है वो पूजा कर रहा है ज्ञानवापी परिसर में। तो काफी अहम है ऐसे मोड़ पर, जब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या 31 जनवरी से लगातार वहां पर जो पूजा हो रही है, तो क्या अब उस पूजा पर एक बार फिर से रोक लगाई जाए या फिर उस आदेश में जो है वो इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया जाए और पूजा जो है वहां पर चलती रहे। तो काफी अहम है। ज्ञानवापी को लेकर एक अलग सूट भी चल रहा है जिसमें ज्ञानवापी का विवाद है कि ये कहा गया है कि यहाँ पर जो हिंदुओं की पूजा होती थी उसको ASI सर्वे वहां पर किया गया है, CSI ने रिपोर्ट भी अपनी दाखिल कर दी है। तो बहुत सारे मामले हैं इन मुद्दे को लेकर, उसी कड़ी में ये एक और नया मामला है। जी धन्यवाद आशीष। कई मामले हैं, इस कड़ी में एक और ये मामला है, व्यास जी के तहखाने में पूजा को लेकर जुड़ी हुई ये याचिका है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सड़कों पर हैं। आज आप नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गिरफ्तारी के विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इस दौरान दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसी के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और एक कैंडल मार्च निकाली जा रही है। शुभांग हमारे साथ जुड़े हैं इसकी और डिटेल्स के साथ। शुभांग, लगातार आप पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और वहां से ही वो सरकार चलाने की कोशिश में आज उन्होंने एक ऑर्डर भी जारी किया है। तो एक अजीब सी स्थिति है जहां पर एक मुख्यमंत्री चुने हुए जेल में हैं। अब ऐसे में उनकी पार्टी और कार्यकर्ता और सपोर्टर्स सड़कों पर हैं। किस तरह से तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कहां कहां ये कैंडल मार्च हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको सड़कों पे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सबसे पहले तो गिरफ्तारी की गई है, इस बात पर ही सबसे बड़ा प्रश्न जो है विपक्ष के नेता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उठाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि क्यों 2 साल से चल रही थी तब गिरफ्तारी नहीं की गई थी, लेकिन अब जब आचार संहिता लागू कर दी गई है उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। और इसको देखते हुए देखिए आज देखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही अपना पहला आदेश भेजा। फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में है। 28 मार्च तक उनके पास ईडी के पास उनकी रिमांड है और इसको देखते हुए ही उन्होंने पहला जो आदेश था वो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को आज भेजा और आतिशी ने ही इस पूरे मामले की जानकारी आज मीडिया में दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो लोग हैं उन्हें पानी और सीवर की परेशानी हो रही है, तो वो परेशानी ना हो उसके कुछ आदेश दिए गए। और इस बात को लेकर के देखिए बीजेपी ने भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं आपने लोगों की बात करी थी। तो देखिए ये दोनों तरफ से जो वार है वो एक के बाद एक चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि जो दिल्ली की जनता है, लोगों की जो भीड़ है वो फिलहाल आप देख सकते हैं तरीके से बाहर निकल रही है अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में। इस वक्त जो ये आप रैली देख रहे हैं, ये रैली आतिशी यहाँ पर फिलहाल लीड कर रही है और एक के बाद एक जितने भी कार्यकर्ता है वो इस रैली में आकर के जुड़ गए हैं और जो पूरा उनका समर्थन है अरविंद केजरीवाल की तरफ वो फिलहाल वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नारेबाजी आप सुन सकती हैं, तेज तेज यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और जो इसका अहम जो ये जरूरी है, ये बार बार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बेहद जरूरी है, जिसको लेकर के ये कैंडल मार्च और ये तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर है सब एक साथ मौजूद हुए हैं। और इस वक्त इस पूरे जो लोगों की भीड़ है इसे आतिशी यहाँ पर लीड कर रही है, ताकि बता दें कि ये
से निकाली गई है। और सिर्फ आज नहीं बल्कि जो आम आदमी पार्टी के में करके इस तरीके से आपकी आवाज़ कट गई है, इस वक्त आवाज़ नहीं आ रही है शुभांग। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आतिशी वहाँ पे हैं और तमाम इकट्ठा हैं कार्यकर्ता अलग अलग जगह पर। कैंडल लाइट विरोध करने का आज इन्होंने इरादा किया है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार बीजेपी को तेवर दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार का गुट 7 सीटों की मांग कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी अजीत पवार अगले 2 दिनों में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। एनसीपी अजीत पवार यानी कि अजीत पवार का जो गुट है उसकी 7 सीटों की मांग के बीच महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल रहे। बिल्कुल पीछे कुछ दिनों से लगातार जो सीट शेयरिंग को लेकर पेच जो है वो फंसता जा रहा है। महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों के बीच में कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ने का नाम नहीं ले रही है। लगातार इस सीट शेयरिंग को लेकर और कहां से कौन लड़ेगा उसको लेकर लगातार पेच जो है वो फंसते जा रहा है। कुछ समय पहले जब हम अजीत पवार के बंगले पे थे तो वहां पर एक मुख्य बैठक की गई, जहां पर छगन भुजबल, तटकरे और प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ मीटिंग करके जाते हैं। मीटिंग होने के बाद तुरंत डिप्टी सीएम अजीत पवार, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सीधा पहुंचते हैं सीएम आवास पे एकनाथ शिंदे से मीटिंग करने के लिए। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बेहद पेचीदा हो गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की हम बात करें तो वहां प्रकाश आंबेडकर एक ऐसी कड़ी बने हुए हैं जो सीट शेयरिंग को रोक रही है, सीट शेयरिंग को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वहीं महायुति की बात करें तो अजीत पवार लगातार इस बात को लेकर अड़े हैं कि उनको 7 सीट चाहिए। उसमें से सबसे मुख्य सीट जो है वो बारामती की सीट है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों के जिस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है, कैंपेनिंग हो रही है। अजीत पवार की जो बीवी हैं वो लगातार वहां पे बारामती में प्रचार प्रसार कर रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं। वहीं 60 सीटों को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है अजीत पवार के द्वारा कि उनको 7 सीटें चाहिए। 7 सीटों के बिना वो मानने वाले नहीं हैं। और अगर सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर 7 सीटों पे बात नहीं बनती है तो 6 सीटें तो जो हैं उनको मैक्सिमम चाहिए। मगर जो पहला फेज है उसमें एनसीपी जो है उनके कोई भी कैंडिडेट खड़े नहीं है। इलेक्शन का जो फर्स्ट फेज होगा महाराष्ट्र में, वहां पे एनसीपी की कोई भी सीट नहीं है, कोई भी कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन नहीं भर रहा है, तो उनके पास अभी भी कुछ समय बाकी है। मगर 27 तारीख मार्च को महाराष्ट्र के पहले फेज के इलेक्शन के नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख है, तो वहां तक सारी चीजें करना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। लगातार मैराथन बैठकें की जा रही हैं, लगातार सीएम, डीसीएम, बाकी के जो बड़े नेता हैं महायुति के, वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो बनाना चाहते हैं या उसमें जो चीज़ें नहीं बन पा रही हैं उसके लिए बेहद ज़्यादा मेहनत हो रही है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि अजीत पवार को 7 सीट चाहिए और आने वाले 2 दिनों में वो अपनी जो लिस्ट है वो लोगों के सामने रख देंगे। और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा 26 मार्च तक गठबंधन की पूरी बात हो जानी चाहिए। प्रकाश अंबेडकर ने साफ कहा कि कुछ लोकसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी के बीच आपस में मतभेद हैं। 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस और शिवसेना में सीटों का मसला सुलझ जाए और अगर विवाद नहीं सुलझता है तो वो 27 मार्च को अकोला से नामांकन दाखिल करेंगे। हे आम्ही अगोदरही सांगितलं होतं, पब्लिकली ते 4 म्हणत असले तरी जे बैठकीला गेले त्यांना ऑफिशियली ज्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे पक्षाच्या यादी, त्याच्यामध्ये 1 अकोला आणि 2 उरलेल्या अशा जागा त्यांनी ऑफर केलेल्या आहेत। त्याच्यामुळे खोटं बोलणं जे आहे ते थांबलं पाहिजे असं माझं स्वतःचं म्हणणं आहे। किती तारखेपर्यंत थांबणार आहात, कधीपर्यंत थांबणार आहात? ते मी कोणावरती कॉमेंट करणार नाही, ज्यांना कोणाचं करायचं मी कालच जाहीर केलं की 26ला आम्ही आमची भूमिका त्या ठिकाणी जाहीर करू। त्यांच्या 16 सीटवर आतापर्यंत तेढा सुटलेला नाही असं तुमचं म्हणणं आहे, काय सांगला तुम्ही? ते मी तेच म्हटलं, त्यांचा तेढा संपलेला नाही म्हणून त्यांची याद्या जाहीर होत नाहीयेत। सर, पण आपल्याकडून किती जागांसाठी काही प्रस्ताव?
और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले नागपुर अपने निवास पर आए हैं। महाराष्ट्र भर से कार्यकर्ता उनको मिलने आ रहे हैं लगातार। इसी बीच हमने उनसे कुछ समय मांग लिया। नाना भाऊ, एनडीटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। ये बताएं कि चर्चा थी आप भी चुनाव लड़ेंगे, क्या हो गया, क्यों दूसरा नाम आ गया? देखो, मैं प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ। महाराष्ट्र में कम से कम 19 जगह में कांग्रेस पार्टी लड़ने का आज तय हुआ है। देखिए, और कुछ बढ़ सकता है। और ऐसे समय में कैंपेन का ये सबसे बड़ा इशू जो होता है वो महत्व का होता है। और इसलिए हाईकमांड ने ये निर्णय लिया कि हमें खुला रखे और हम प्रचार व्यवस्था में रहे। और इसलिए प्रदेश को जो आदेश AICC ने दिया उसका पालन करने का काम एक कांग्रेस का कार्यकर्ता करके मैं कर रहा हूँ। नाना वो ये बताइए, प्रकाश अंबेडकर के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी जो है उनके साथ मामला कहाँ फंसा है? 26 तारीख की उन्होंने लास्ट डेट दी है। आप कितनी सीट उनको ऑफर कर रहे हैं? आगे मामला किस ओर जाएगा? देखो, अभी परसों हमारी शरद पवार जी की मीटिंग हुई और वहाँ पर आसपास में एक चर्चा हुई। 4 जगह पे उनसे कोई बात चल रही है, ऐसे संजय राउत और वो सब लोग बता रहे थे। तो हमने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विकास आघाड़ी में वंचित आघाड़ी आना चाहिए, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। और बैठ के आप डिसीजन लीजिए, हम आपके साथ हैं, ऐसा हमने बोल के आया है। अब ये आपको पता है कि पूर्व विदर्भ में पहले ही फेज़ में चुनाव है। 27 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और मैं हमारे साथी बाला साहब थोराट जी को जवाबदारी देकर आया हूँ। जब ये मीटिंग होगी, हम कांग्रेस पार्टी की भूमिका ऐसी है कि प्रकाश आंबेडकर जी ये महाविकास आघाड़ी में रहे। एक आखिरी सवाल नाना भाऊ, मुंबई में जो संजय निरुपम वाली सीट है उस पर कौन लड़ेगा, क्या सीन होगा? देखो, अभी वहाँ शिवसेना का वहाँ सिटिंग सांसद थे, लेकिन हमने उनको कहा कि भाई हमारे कद्दावर नेता लोग जो है वो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हो, जगह छोड़ो। उसमें बातें चल रही है, देखिए क्या होता है। एनडीटीवी से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले थे जो कह रहे हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी से जो बात है वो सकारात्मक रुख ले रही है। नागपुर से संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया।